हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा है ग्रुप डी में आए हुए टॉप 100 क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। ये डायरेक्ट आंसर की का स्क्रीनशॉट आपसे लिया गया है जिसमें आपका टॉप 100 क्वेश्चन जुटाए गए हैं। ये 100 क्वेश्चन का सीरीज आपके लिए और भी एक दो बार लाए जाएंगे। जितने भी सवाल होंगे, ग्रुप डी का एग्ज़ाम 2022 में आपका 99 शिफ्ट में हुआ था, तो ये 99 शिफ्ट से ही निकाले गए हैं, जिसमें से 6-7 शिफ्ट से निकाले गए क्वेश्चन है जो कि टॉप सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल जो हमारा है वो क्या है, वो हम लोग जरा देखें। सवाल हमारा कहता है कि अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान यानी स्लोप सामान्यता होती है बाएं से दाएं एक्स अक्ष के समांतर सीधी, बाएं से दाएं नीचे की ओर, बाएं से दाएं वक्रीय या बाएं से दाएं ऊपर की ओर। तो जो मांग का वक्र है वो कैसा होता है वो एक बार आपको बताएं। आपको ऑप्शन में अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या हो सकता है इसका सही जवाब। तो मांग का वक्र जैसे मान के चलिए ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका या वाई एक्सिस है और ये आपका अगर एक्स एक्सिस है, तो मांग में अगर मान के चलिए कि यहाँ हम प्राइस को दिखाते हैं यानी दाम को, और यहाँ अगर हम लोग दिखाते हैं मात्रा को, तो ऐसा है जैसे ही आपका प्राइस घटते जाता है मांग की मात्रा बढ़ते जाती है। जैसे जैसे प्राइस घटते जाता है मांग की मात्रा घटते जाती है। तो डिमांड कर्व कुछ इस तरह से होता है मांग का वक्र। तो इसमें से जो ऑप्शन आपका मैच कर रहा है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर, ये वाला ऑप्शन जो दूसरा ऑप्शन है बाएं से दाएं नीचे की ओर, वही आपका मैच कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका सही जवाब जो आपका होगा वो होगा 1 का बी। इसमें से 100 प्रश्न करना है, समय आपका तो लगेगा ही थोड़ा सा। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। सवाल कहता है कि क्या 1956 से राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण संबंधित डेटा को जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है? तो भारत सरकार में राष्ट्रीय आय को, उपभोग व्यय को, बचत को, पूंजी निर्माण को, इन सभी डेटा को जारी करने में किसका योगदान है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन कार्यालय, मौद्रिक नीति कार्यालय या केंद्रीय वित्तीय कार्यालय? तो इसका जो सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिसे CSO भी कहा जाता है, यही है जिम्मेवार जो कि राष्ट्रीय आय का आंकड़ों को जारी करता है। और आप कौन से शिफ्ट में कौन सा सवाल पूछा गया है ये आप देख सकते हैं। जैसे अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो 17 अगस्त 2022 का फर्स्ट शिफ्ट से पूछे गए सवाल है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, सवाल कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका राजस्थान। राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरे नंबर में कहाँ लागू की गई, तो दूसरे नंबर में आपका हो जाएगा आपका जवाब आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में दूसरी बार, यानी पहला राजस्थान और दूसरा आंध्र प्रदेश, ये जवाब आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न जो है वो क्या है वो हम लोग देख लें। सवाल ये कहता है, देशांतर और अक्षांश के बारे में कौन सा कथन गलत है? देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक ही देशांतरीय रेखा हैं। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे की समांतर होती हैं। अक्षांश कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। चलिए थोड़ा सा देख लें कि इसका क्या सच्चाई है। मान लिया जाए हमारे पास ऐसे पृथ्वी का एक खाका हम लोग बनाते हैं। अब जो देशांतर होता है उत्तर ध्रुव से निकलता है, दक्षिण ध्रुव में आके मिल जाता है इस प्रकार से। अब देखिए ये दक्षिणी ध्रुव में आके तो एक दूसरे से मिल रहा है यानी प्रतिच्छेद कर रहा है, जबकि अक्षांश कभी एक दूसरे को नहीं काटती। अक्षांश एक दूसरे को नहीं काटती और देशांतर एक दूसरे को काटते हैं। यहाँ आपको बता रहा है कि प्रतिच्छेद नहीं करता, यही बात तो गलत है, यानी आपका सही जवाब आपका ये हुआ। 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट दोनों सेम होता है। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, अक्षांश कभी नहीं काटती। तो पहला ही गलत है, देशांतर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ लिखा है नहीं करते हैं, क्योंकि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में दोनों आपस में मिलते हैं तो प्रतिच्छेद करते हैं तभी मिलते हैं। अगला प्रश्न, सवाल क्या कहता है कि भारत सरकार द्वारा कौन से वर्ष में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया? तो जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलता था उसका नाम मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। 22 में, 20 में, 19 में या 21 में? तो इसका जो सही जवाब है वो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का है डी, अर्थात
2021 में इसका नाम बदलकर 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? ओडिशा, केरल, पंजाब या त्रिपुरा? तो पेरियार नदी किस भारतीय राज्य में बहती है? ओडिशा, केरल, पंजाब या त्रिपुरा? तो इसका जो पेरियार नदी के साथ साथ और भी नदियां हैं, ये नदियां आपका बहता है केरल में। पेरियार, भरतपुजा, ये सभी नदियां केरल की नदियां हैं। भरतपुजा नदी भी आपसे एग्जाम में कई दफा पूछ लिया जाता है, पेरियार, भरतपुजा। अगला सवाल हमारा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किस राज्य में अधिक पाए जाते हैं? तो ऑप्शन आपका है केरल, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो देखिए उष्णकटिबंध क्या है आपका, ये है पृथ्वी हुआ, पृथ्वी के बीच से आपका भूमध्य रेखा, उसके ऊपर से आपका कर्क रेखा, इधर आपका मकर रेखा। तो ये जो कटिबंध है इसे ही हम लोग बोलते हैं क्या? तो इसे हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंध। अब जो भारत है, भारत के बीचों बीच से यानी झारखंड आसपास मध्य प्रदेश से आपका गुजरता है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा आपका ये रहा। तो कर्क रेखा से जब गुजरता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे नीचे वाले इलाके जो होंगे प्रायद्वीपीय भारत का, उसी में आपका होगा उष्णकटिबंधीय। तो इसमें देखिए राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ये तो आपका कर्क रेखा से ऊपर के इलाके हैं। इसका मतलब इसका एक ही ऑप्शन आपका सही जा रहा है, वो ऑप्शन है आपका केरल, जो कि भूमध्य रेखा के करीब में है, इसलिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इसमें पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, सवाल आप नीचे देख सकते हैं, कौन शिफ्ट में कौन आया है आप चेक भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है, इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 360 वित्तीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन यानी राज्य में आपातकाल, 358 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल। तो देखिए ऐसा है कि 3 आपातकाल में आपका ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। 8वां का जो सही जवाब है वो आपका है डी। इसका मतलब ये हुआ कि 358 के तहत कोई सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की प्रावधान है ही नहीं। ये तीनों आपका एकदम सही है, ये तीनों होता ही है। गलत है अगर आपका तो वो आपका ऑप्शन डी है, और वही आपसे पूछा गया है कि कौन शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो चलो लोकू उत्सव, ये उत्सव से भी सवाल पूछे जाते हैं जो कि स्टैटिक जीके का क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो आपका है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में चलो लोकू उत्सव नामक त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसीलिए आपको नहीं दिया जा रहा है ताकि बहुत ज़्यादा समय ना लगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, समय काफ़ी लग जाएगा। फिर भी कोशिश किया जा रहा है कि एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाए। अगला प्रश्न, 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था? तो 1930 में खेड़ा, सविनय अवज्ञा, खिलाफत या दांडी यात्रा? तो देखिए खेड़ा सत्याग्रह 1918 का है, सविनय अवज्ञा 1930 का है, खिलाफत आंदोलन 1920 का है, 1919-20 का खिलाफत आंदोलन है, दांडी यात्रा भी 1930 का है। अब देखिए नमक उत्पादन के खिलाफ पूछा है, तो नमक उत्पादन के खिलाफ अगर पूछा है तो वो कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था? तो दांडी यात्रा तो एक रैली था, इसीलिए आपका इस ऑप्शन में आपका सही जवाब, हालांकि ये दोनों ऑप्शन बहुत ही करीब है, यहाँ अहिंसक विरोध यानी अहिंसक आंदोलन का नाम पूछा गया है, इसीलिए आपका 10वां का जवाब रेलवे के द्वारा सविनय अवज्ञा माना गया है। तो 10वां का जवाब जो आपका है, 10वां का जवाब आपका, 1 मिनट इसमें हम लोग और भी डिस्कस कर लें तो बेहतर होगा। 10वां का जवाब में आपका ये जवाब और ये जवाब काफ़ी करीब है, इसीलिए आई थिंक हमको जहाँ तक लगता है कि ये दोनों जवाब आप कोई भी अगर सही टिक करें तो आपका सही होना चाहिए। लेकिन अगर बोला जाए नमक के बारे में तो दांडी यात्रा नमक के बारे में ज़्यादा सुटेबल है, तो आप नमक वाले में जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नमक यात्रा दांडी यात्रा थी जिसमें महात्मा गांधी गुजरात के साबरमती नामक स्थान पर, ऐसे सवाल में थोड़ा डाउट हो जाता है, साबरमती नामक स्थान से 78 अनुयायियों के साथ 240 मील की दूरी तय किए और दांडी नामक स्थान पर नमक बनाए। तो नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ आंदोलन चला, इसलिए हमारा जवाब होगा क्या? तो दांडी यात्रा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11,
सवाल कहता है प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि इसका सिस्टम क्या है। तो इसका सिस्टम ये है कि जब भारत आज़ाद हुआ है आपका 1947 में, गणतंत्र हुआ है 1950 में, और जब 1951-52 में आपका चुनाव संपन्न हुआ, तो चुनाव के साथ ही भारत को कैसे विकसित किया जाए, इसके लिए रूस से सीखकर 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना का संकल्प लाया गया। पंचवर्षीय योजना में क्या होता था कि हर 5 साल के लिए एक प्लानिंग किया जाता था कि इन 5 सालों में भारत सरकार क्या क्या परियोजना लाएगा, क्या क्या करेगा ताकि देश तरक्की करे। तो 1951 से पंचवर्षीय योजना लाया गया, और इस पंचवर्षीय योजना लाने का जो मुख्य खाका जो बनाता था, उस संस्था का नाम था योजना आयोग। और योजना आयोग के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो हुआ करते थे पीएम। अब बताइए कि 1951 से जब पंचवर्षीय योजना आपका शुरू हुआ, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला। तो उस दौरान जो भी पीएम रहे होंगे वही तो योजना आयोग के अध्यक्ष रहे होंगे। तो आपको ये बताना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग के अध्यक्ष अर्थात भारत देश के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस दौरान कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसीलिए आपका जो सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो आपका होगा जवाहरलाल नेहरू। तो 11 का जवाब हुआ आपका बी। अगला प्रश्न है जो कि 17 अगस्त 2022 का अंतिम प्रश्न था। सवाल कहता है कि जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जीन से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो जीन का जो अर्थ होता है वो विजेता, फुर्ती, अमर या खारापन। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है विजेता। जीन का अर्थ विजेता होता है, मतलब अपने इंद्रियों पर विजेता, अपने शरीर पर विजेता, अपनी इच्छाओं पर जो जीत हासिल कर लेता है उसे जीन कहा जाता है। और महात्मा जो महावीर जैन जो थे उनको जीन की उपाधि मिली, मतलब वे जीन कहलाए, और उनके मानने वाले जैन कहलाए क्योंकि वे विजेता हुए। अगला प्रश्न 17 अगस्त 2022 का सेकंड शिफ्ट से सवाल शुरू हो गया है। आपका फर्स्ट शिफ्ट का सवाल खत्म है, उसमें स्टैटिक जीके का 12 क्वेश्चन ही था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। संगाई हिरन इनमें से किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है? स्थानिक प्रजाति ऐसी प्रजातियों को बोलते हैं जो किसी विशेष स्थान पर पाए जाने वाले जीव या पेड़ पौधे होते हैं। तो स्थानिक प्रजाति में देखिए राजस्थान, तेलंगाना, केरल या मणिपुर। तो जो संगाई हिरन जो है वो आपका मणिपुर का एक स्थानिक प्रजाति है और विशेष प्रकार का एक हिरन है। अगला सवाल है हमारा। सवाल कहता है मौसिनराम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र पैलेस है, आर्द्र स्थान है, सबसे नमीयुक्त जगह, और यह कहाँ स्थित है? महादेव पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी, खासी पहाड़ी। तो देखिए आर्द्र स्थान का मतलब होता है कि ऐसा जगह जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती हो, वही तो सबसे ज़्यादा आर्द्र है। तो मौसिनराम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान है, और यह मेघालय के खासी पहाड़ी पर स्थित है। मेघालय के खासी पहाड़ी पर इसकी स्थिति है। मेघालय में आपका 3 पहाड़ियाँ हैं। मेघालय में जो 3 पहाड़ियाँ हैं उसमें से एक है आपका गारो, एक है आपका खासी, और एक है आपका जयंतिया। तो ये 3 पहाड़ियों में तीनों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन जो सबसे अधिक बारिश वाला इलाका है वो है आपका खासी, और इसीलिए खासी पहाड़ियों का नाम यहाँ आया है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 15। सवाल कहता है कि 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम प्राक्कलन किसने तैयार किया था? तो विलियम डिग्बी, वी.के. आर.वी. राव, दादा भाई नौरोजी, पी.सी. महालनोबिस। तो इसका जो सही जवाब आपको भी पहले से पता है। सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन जिन्होंने किया है 1876 में, और वो आपका कौन है? तो वह है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का जो किताब था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी में उन्होंने ये राष्ट्रीय आय का आकलन का डाटा दिया था। तो ये किताब दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें वेल्थ ऑफ ड्रेनेज यानी धन निष्कासन का सिद्धांत उन्होंने दिया कि अंग्रेज यहाँ भारत से धन अपने देश में ले जा रहे हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। सवाल कहता है कि अनुच्छेद 279, 269 ए, 279 ए इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? वस्तु और सेवा कर परिषद, यूपीएससी, भारत निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग। तो देखिए इसमें से बात यह है कि यूपीएससी तो आर्टिकल आपका 315 तरफ चल जाता है, और उसके बाद भारतीय निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में चल जाता है,
और उसके बाद वित्त आयोग आर्टिकल 280 तरफ चल जाता है। इसका मतलब वस्तु और सेवा कर परिषद यानी जीएसटी ही एक बच जाता है। जीएसटी जिसे 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया है, ये आपका वस्तु और सेवा कर परिषद से संबंधित है। तो इसका जो सही जवाब होगा वस्तु एवं सेवा कर परिषद। तो 16वां का जवाब आपका ए है। जो अगला प्रश्न है वो आपका उपभोक्ता से अधिकारों से संबंधित है। सवाल हमारा कहता है कि उपभोक्ता अधिकारों के संदर्भ में कोपरा का पूर्ण रूप क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अलायंस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। तो देखिए जो ये जो कोपरा जो है ये आपका है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1986 में लाया गया एक अधिनियम है, जिसमें ग्राहकों को कई प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। जैसे ग्राहक ठगी होने पर उपभोक्ता फोरम में केस कर सकते हैं। उपभोक्ता फोरम जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय हो सकता है। और इसमें ग्राहकों को बहुत सारी जागरूकता के संबंधित भी फैलाने के काम ये बहुत ही अच्छी मतलब प्लान है, जिसके तहत गवर्नमेंट ग्राहकों को जागरूक करने का प्रयास करती है, ग्राहकों को हक देती है। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? तीस्ता, गोदावरी, नर्मदा और सतलुज। तो देखिए ये अमरकंटक पहाड़ी से जो निकलने वाली नदियां हैं, इसमें से आपका यहाँ जो ऑप्शन में है ये तो आपका नर्मदा है। लेकिन पहले जानिए कि अमरकंटक पहाड़ी का क्या महत्व है। ये चलिए एक भारत का एक हम लोग मोटा मोटी खाका मैप हम लोग बना लेते हैं। तो मान के चलिए ये आपका इंडिया है, यहाँ आपका इस आसपास अमरकंटक की पहाड़ी है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियों में एक नदी आपका इधर जो नर्मदा निकलती है, उसके बाद एक नदी इधर जो आपका सोन निकलती है, और अमरकंटक की पहाड़ी से ठीक दक्षिण के सिहावा पहाड़ी से एक नदी महानदी निकलती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से 3 नदियों का है, एक आपका है नर्मदा, एक है आपका सोन और एक है आपका महानदी। तो ये आपको याद रखना है। अगर महानदी का एग्जैक्ट पूछा जाए तो सिहावा पहाड़ी आपको कहना है। लेकिन अगर आपसे नॉर्मल अगर अमरकंटक की पहाड़ियों से रिलेटेड ही ऑप्शन रहे तो आपको वही टिक करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सवाल का सही जवाब आपका क्या है? नर्मदा। नर्मदा एक ऐसी नदी है जो रिफ्ट घाटियों से होकर बहती है और अरब सागर में अपना जल को विसर्जित करती है। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 19। सवाल कहता है भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद है 51A, जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है? भाग 11A, भाग 4A, भाग 6 और भाग 7 और भाग 5। तो देखिए यहाँ जो भाग 11 नहीं, शुरू में आपका 9 है। भाग 9A जो है आपका वो आपका पंचायती राज से संबंधित है। संविधान में कुल हमारे जो भाग जो है आपके, वो संविधान में कुल कितने भाग है? तो कुल 22 भाग है। संशोधन होने के बाद आपका 25 भाग पकड़ता है, लेकिन कुल 22 भाग आपको माना जाता है। भाग 7 जो है ये कैंसल हो गया है, निरसन। भाग 5 जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार का बात करता है। ये भाग 4A जो है यही आपका जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वो आपका कितना है? तो मौलिक कर्तव्य आपके जो मूल संविधान में 0 थे, मूल संविधान में 0, और 1976 के 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो जोड़ा गया कितना? तो 10। और उसके बाद फिर से 2002 में एक कर्तव्य जोड़ा गया। अब कितने हो गए? तो 11 कर्तव्य हो गए। और ये कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 51A में है। तो यही रहा आपका फुल एक्सप्लेनेशन इसका। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा भाग 4A। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। नवरोज त्योहार। नवरोज त्योहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? जैन, पारसी, सिख या बौद्ध? देखिए ये सवाल घुमा फिरा के नहीं, ये सवाल कॉन्सेप्चुअल है सीधा। नवरोज त्योहार जो है वो पारसियों के द्वारा मनाया जाने वाला एक बहुत ही फेमस त्योहार है, जो समझिए कि बसंत ऋतु आसपास में मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा जो है वह है क्वेश्चन नंबर आपका 21। ये सवाल थोड़ा फैक्चुअल है। सवाल कहता है कि 29 अगस्त किस ईस्वी को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी HEL को वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के रूप में पंजीकृत किया गया? तो जो आपका BHEL जो था, इसे HEL के रूप में पंजीकृत कब किया गया? ये सवाल पूछा है। 29 अगस्त को किया गया ये तो पता है, लेकिन कब ये चीज पूछा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अर्थात 1956 में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को हेवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड के रूप में पंजीकृत किया गया। ये कब? तो 1956 में। यही बात आपको याद रखना है।
और 1956 में द्वितीय औद्योगिक नीति भी लाई गई। भारत की द्वितीय औद्योगिक नीति, सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो थी वो कब लाई गई? तो वो लाई गई 1956 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सवाल हमारा ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख भाषा से सुमेलित नहीं है? मेघालय में खासी, आंध्र प्रदेश तेलुगु, केरल में कन्नड़, मणिपुर में मैतेई। तो बात यह है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ आप गौर थोड़ा सा कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। आप गलती तलाशिए, हो सकता है आपको सही चीजें सबके नहीं पता। तो मेघालय में खासी जयंतियाँ हैं, खासी भाषा भी है, खासी जनजाति भी है। खासी, मेघालय में गारो खासी जयंतिया का नाम आपको पहले बताएं कि मेघालय में आपको तभी बताया गया कि 3 पहाड़ियां हैं, एक गारो, खासी और जयंतिया। ये तीनों नाम किस किस चीज के हैं ये आपको बताएं। तो ये जनजाति के भी नाम हैं, ये भाषा के भी नाम है और ये पहाड़ियों का भी नाम है। ये तीनों नाम 3 चीज का है। तो मेघालय में खासी भाषा बोली जाती है, एकदम सही। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता है, ये भी सही। लेकिन केरल में कन्नड़ नहीं बोला जाता, केरल में बोला जाता है मलयालम, और कन्नड़ आपका बोला जाता है कहाँ? तो कर्नाटक में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको सही जवाब आपको मिल गया है। इसका सही जवाब आपका होगा तो 22 का हो जाएगा आपका सी, क्योंकि केरल कन्नड़ ये सम्मिलित नहीं है। मणिपुर में मैतेई भाषा बोली जाती है। अगर आपको पता ना भी हो तो गलती तलाश के आप निकाल सकते हैं आंसर। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 23, जो पंचायती राज से संबंधित है। सभी पंचायत संस्थाओं में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है? 1/5, 1/5 का अर्थात 20%, 1/3 यानी 33%, 1/2 यानी 50% और 1/4 मतलब हो गया आपका 25%। तो जो आरक्षित है वो आपका कितना है? तो वो 33% आरक्षित है। इसका मतलब ये हुआ कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1/3। तो इसका सही जवाब हो गया कितना आपका? 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित, यानी 3 में 2 पद, 3 में 1 पद। अगला प्रश्न ये भी 17 अगस्त 2022 का सेकंड शिफ्ट का सवाल है। सवाल कहता है निम्न में से किस वर्ष भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया? तो भारतीय संग्रहालय अधिनियम के बारे में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका है 1910। 1910 में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया, म्यूजियम एक्ट। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। सवाल कहता है, ये स्थिति संबंधित है। प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह, प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह इनमें से किस शहर में है? अजमेर, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली। तो ये बहुत फेमस जगह है, ये आपका मुंबई में स्थित है। प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 26। सवाल कहता है कि निम्न में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता की अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? यानी किस विशेषता के अनुसार? मौलिक अधिकार, सरकार का संसदीय स्वरूप, शक्तियों का पृथक्करण, धर्मनिरपेक्षता। यानी जो भी सरकार में लोग होते हैं उन्हें जनता चुनती है, यह बात इनमें से किसमें ज्यादा सुनिश्चित होती है? ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो देखिए मौलिक अधिकार में वोट देने का अधिकार तो मिला है नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका नहीं होगा। शक्तियों का पृथक्करण तो न्यायपालिका कार्यपालिका का है नहीं। धर्मनिरपेक्षता किसमें कोई ताल्लुक नहीं है। सरकार का स्वरूप संसदीय है, इसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति है, चुनाव करने का नियम है, वही हम लोगों को चुनने का हक देता है। इसका मतलब 26 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 27। सवाल यहां कहता है कि शीत ऋतु में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दिशा क्या होती है? पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, उत्तर की ओर। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है 27वां का ऑप्शन बी, अर्थात दक्षिण की ओर। तो शीत ऋतु में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दिशा क्या होती है? दक्षिण की ओर। हम लोगों को ये जरूर जानना चाहिए कि ये ITCZ है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ये क्या होता है? ये हम लोगों को जरूर जानना चाहिए। तो ये आपका मान लिया जाए ये आपका पृथ्वी है, यानी ये आपका ग्लोब है। यहाँ आपको पता है कि बीच से जो रेखा जाती है वो भूमध्य रेखा है, और उसके बाद जो इस प्रकार से रेखा जाती है वो आपका है कर्क रेखा, और उसके बाद इस प्रकार से नीचे वाली रेखा जो होती है वो आपका मकर रेखा है। अब बात यह है कि उत्तर से जो आने वाली हवाएं होती है व्यापारिक पवन, कुछ इस प्रकार से बहती हैं, और दक्षिण वाले जो इस प्रकार से बहती हैं, ये दोनों हवाएं जिस क्षेत्र में मिल जाती हैं, जिस जगह पर मिलती हैं,
उसी जगह को कहा जाता है ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो बात यह है कि ये एक ही जगह पर नहीं रहता, बल्कि पृथ्वी के अक्षीय झुकाव और सूर्यताप के विभिन्न वितरण की वजह से यह आपका थोड़ा सा इधर उधर खिसकता है। तो शीत ऋतु में यह दक्षिण की ओर थोड़ा सा खिसक जाता है। शीत ऋतु में दक्षिण की ओर खिसकता है, अर्थात ऊपर की ओर हमें ठंडा लगता है। तो शीत ऋतु में इसका खिसकाव दक्षिण की ओर होता है, याद रखिएगा। हम लोग भूमध्य रेखा से थोड़े ऊपर की ओर हैं। तो यह रहा क्वेश्चन नंबर 27 का एक्सप्लेनेशन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। सवाल कहता है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना भारतीय संविधान के कौन से संविधान संशोधन के आधार पर की गई है। तो देखिए, इसके लिए जो संविधान संशोधन किया गया था वो आपका कौन सा था, ये हमें जानना है। तो ऑप्शन क्या है, 42वां, 57वां, 73वां, 86वां। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब है 73वां संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन जो आपका लागू हुआ आपका 24 अप्रैल 1993 से, तो यही है वो संशोधन जिसके तहत भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई। हालांकि भारत में पंचायती राज सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को ही राजस्थान के नागौर जिलों में स्थापित थी, लेकिन इसे वैधानिक रूप जो दिया गया वो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ 73वां संविधान संशोधन के तहत, जिसमें हमारे संविधान में भाग 9A जोड़ा गया। संविधान में भाग 9A जोड़ा गया कब, तो 73वां संविधान संशोधन के तहत। और संविधान में अनुसूची 11वां जो जोड़ा गया वो भी जोड़ा गया संविधान संशोधन 73वां के तहत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भाषा 8.3% जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है, यानी कौन सी भाषा 8.3% लोगों के द्वारा बोली जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 29 में आपका ऑप्शन आप देखिए, बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी। तो इनमें से सबसे अधिक जो बोली जाने वाली भाषा है वो आपका है बंगाली। बंगाली भाषा का बहुत ज़्यादा महत्व है, जो कि विश्व स्तर में भी इसका नंबर है बोलने में, टॉप 10 के अंडर में ही आता है बंगाली भाषा। तो इनमें से सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा बंगाली है। अगला प्रश्न, सवाल ये है, ये प्रश्न जिसने भी बनाया था, जिसका आंसर की भी स्क्रीनशॉट लिया गया है, उन्होंने अंग्रेजी में बनाया होगा। विच डे ऑफ द कैलेंडर ईयर इज एक्नॉलेज्ड एज रेयर डिजीज डे। इसका मतलब ये हुआ कि रेयर मतलब क्या होता है, रेयर मतलब दुर्लभ बीमारी। तो दुर्लभ बीमारी का दिवस कब मनाया जाता है, तो दुर्लभ बीमारी दिवस मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन 18 फरवरी, 28 मार्च, 28 फरवरी और 8 फरवरी। तो जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 30 है उसका जवाब आपको एक और जवाब से मिलता जुलता है, आपको पता हो जाएगा। तो ये आप जवाब है आपका 28 फरवरी। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। और विज्ञान दिवस के साथ आपका रेयर डिजीज डे भी मनाया जाता है, यानी दुर्लभ बीमारी दिवस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि सोहन सिंह भकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित क्या चीज के पहले अध्यक्ष थे। गदर पार्टी, इंडिया रिवॉल्यूशन पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, स्वराज पार्टी। तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 31 का वो आपका है गदर पार्टी। तो गदर पार्टी के संस्थापक हम लोग जानते हैं लाला हरदयाल, लेकिन आप पढ़े होंगे लाला हरदयाल के प्रयासों से हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, तो किसके द्वारा, तो सोहन सिंह भकना इसका अध्यक्ष थे, सबसे पहले अध्यक्ष। तो लाला हरदयाल के प्रयास माने जाएंगे 1913 में, इसके अध्यक्ष पूछे जाएंगे तो सोहन सिंह भकना इसके अध्यक्ष थे, सबसे पहले अध्यक्ष। और इसका स्थापना यूएसए में हुआ था, यूएसए के सैन फ्रांसिस्को नामक जगह में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, देख लें। उपनिषद शब्द में उप शब्द का क्या अर्थ है। तो उपनिषद शब्द में गुप्तता, निकटता, समग्रता या खुशी। तो उपनिषद शब्द जो है उसमें उप शब्द का अर्थ होता है निकटता। निकटता मतलब करीबी। और ये करीबी शब्द क्यों आया है, प्राचीन काल में उस दौरान उपनिषद शब्द का उत्पत्ति जैसे हुआ है साधुओं के बगल में, यानी करीब में बैठ के शिष्य जो सुन रहे होते हैं उपदेशों को, उसी से आया है ये शब्द उपनिषद, इसीलिए इसका मतलब है निकटता। अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर है 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। तो डायरेक्ट टैक्स कौन नहीं है, इनकम टैक्स, एक्साइज टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, कारपोरेट टैक्स। तो देखिए इसमें से जितने भी टैक्स आपको नजर आ रहे हैं ज्यादातर आपका डायरेक्ट है।
टैक्स दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट कर उसे बोलते हैं जिस पर लगता है उसी को भोगना पड़ता है, इनडायरेक्ट जिसको लगता है वो नहीं देता है, कोई और देगा। तो इसमें से नॉट डायरेक्ट यानी इनडायरेक्ट पूछा गया है। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो हुआ आपका, वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, यानी एक्साइज टैक्स जो होता है, सीमा शुल्क, वो आपका क्या है, तो वो आपका डायरेक्ट टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स डायरेक्ट है, कैपिटल गेन डायरेक्ट है, कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34, भारत में आम्र वर्षा मैंगो शोवर की घटना किस ऋतु से संबंधित है? तो ये आम्र वर्षा का है क्या, वो पहले जानिए। ऐसा है कि गर्मी के दिनों में जब आम में मंजर लगता है तो उसके बाद उसमें आम में पानी देने की जरूरत होती है ताकि आम का मंजर ज़्यादा सक्सेसफुल हो सके। उस दौरान भारत में एक विशेष प्रकार की बारिश देखी जाती है दक्षिण भारत के तटीय इलाके में, पश्चिमी तट में। तो उस बारिश से क्या होता है, आम का फसल बहुत अच्छा होता है, इसलिए उस बारिश को आम्र वर्षा कहा जाता है। तो आम्र वर्षा कब होती है, यही आपसे सवाल पूछा गया है। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन में ही जवाब दिख गया होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि आम का मंजर कब लगता है, आम का मंजर ग्रीष्म ऋतु में लगता है। तो आम्र वर्षा किन किन राज्यों के लिए है, तो ये आपका है आपका केरल, ये आपका है कर्नाटक और उसके बाद आपका महाराष्ट्र। ये तीनों राज्यों में आम्र वर्षा देखने को आपको मिलता है। साथ में आपका गोवा बीच में आपका छूट रहा है, जिसमें केरल कर्नाटक ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 35। सवाल कहता है कि भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र राष्ट्र घोषित करने वाले भारतीय संविधान के अधिनियम के स्मरण उत्सव, यानी अधिनियम हुआ, ये लागू हुआ, उसका याददाश्त में याद करने के लिए प्रतिवर्ष किस तारीख को एक राष्ट्रीय त्यौहार मनाया जाता है? तो भारत गणतंत्र बना, लोकतंत्र बना, भारतीय संविधान को लागू किया गया, यह दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस आपको पता है, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने का भी नीड नहीं है। यह आपका 26 जनवरी है, जो कि तत्काल में ही आपका बीता हुआ है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36। सवाल कहता है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन कब हुआ था? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब SAIL, आपने सुना होगा SAIL सेल, तो यह है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मिलता जुलता नाम आप जान लीजिए गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन कब हुआ है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 36। इसका सही जवाब है 1973। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो गया, तो वो हो गया आपका 1973, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन। अगला प्रश्न कहता है, ये सवाल इकोनॉमिक्स से है, अतीत में खर्च की गई लागत, यानी जो आप बहुत पहले खर्च कर चुके, जिसे भविष्य में वसूल नहीं किया जा सकता, क्या कहलाती है? यानी वो वसूल ही नहीं होगा, यानी एक तरह से वो डूबा हुआ लागत है। तो आप तो यहाँ अंग्रेजी में भी आप देख सकते हैं, डूबा हुआ लागत यानी संक कोस्ट, यानी विफल लागत, जो आपका फेल हो गया, जो आपको दोबारा मिलेगा ही नहीं, वही आपका है विफल लागत। ऑप्शन आप देख सकते हैं, प्राथमिक, अस्थायी, विफल और आर्थिक। इसमें से विफल आपका सबसे ज्यादा सुटेबल ऑप्शन है। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 38। देखिए हम लोग कब 18 अगस्त 2022 का फर्स्ट शिफ्ट चले गए, आप गौर किए होंगे ऊपर। तो सवाल हमारा है, निम्न में से कौन सा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है? तो भारत बजट जारी करता है प्रत्येक वर्ष, बजट एक साल का आय और व्यय का खर्च होता है। तो वित्तीय बजट में कौन सा शामिल नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। साख नियंत्रण, प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा या राजस्व घाटा? तो जो क्वेश्चन नंबर 38 है उसका सही जवाब आपका जो है वो आपका है साख नियंत्रण। साख नियंत्रण जो है वो एक लंबे समय की एक टेक्निकल चीज है, जिसमें से हम लोग साख को कंट्रोल करते हैं, क्रेडिट कंट्रोल करते हैं। ये भारत के बजट में घाटा और लाभ, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, ये सब शामिल किया जाता है। क्रेडिट कंट्रोल इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि वो कोई और चीज है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39। सवाल यहाँ पूछा गया है कि जून 2022 तक, देखिए यह सवाल 2022 में बना था इसलिए यहाँ लिख दिया है, क्योंकि भाषाएं बदलती रहती हैं, की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 8 अनुसूचियां तो पहले से थी और बाद में जोड़ी गई हैं 4, इसका मतलब टोटल कितनी है 12। तो ये 12 अनुसूचियों में 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा से संबंधित है। तो पूछा ये गया है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं जून 2022 तक के अनुसार, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसमें से मूल रूप से 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं थी वो थी आपके 14, लेकिन बाद में कई बार संविधान संशोधन करके इसमें बहुत सारी भाषाएं जोड़ी गई। तो जोड़ने के बाद अब जो भाषाएं हैं वो आपके हैं 22। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। सवाल कहता है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण
किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया? तो भारत निर्माण कब शुरू किया गया? भारत निर्माण परियोजना, जिसमें ग्रामीण अवसंरचना का विकास यानी ग्रामों में भवन निर्माण, सड़क निर्माण, ये सभी बांध निर्माण, ये सभी चीज़ों को आगे ले जाने के लिए कौन सी योजना में क्या किया गया? तो छठी, आठवीं, नौवीं या 10वीं? तो इसका जो सही जवाब जो आपका है वो हम लोग देख लें तो ये आपका है 10वीं पंचवर्षीय योजना में ये चीज़ का कार्यान्वयन किया गया। तो भारत में अब तक कितनी योजना लाई गई हैं? तो 12 योजना। और ये 12वीं योजना कब का है? तो 2012 से 2017। तो उस आधार पर जो 11वीं योजना हो जाएगी वो कब का? 2007 से 2012 तक। अब 10वीं योजना जो है हमारा वो कब का है? तो 2002 से 2007 तक। यही है आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना जिसमें भारत निर्माण परियोजना लाया गया। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन आपका डी हुआ। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 41। सवाल है, भारत में मैंग्रोव वन मुख्य रूप से किस राज्य में पाए जाते हैं? महाराष्ट्र, तेलंगाना, नागालैंड या पश्चिम बंगाल? तो मैंग्रोव वन एक जलमग्न वन होते हैं जिसमें वनस्पतियां जल में डूबी हुई होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 41 है इसका सही जवाब आपका है पश्चिम बंगाल। क्यों है ये आपको बताएं? आपको पता है इस प्रकार से जो भारत का मैप है, यहाँ आपका बांग्लादेश और इधर आपका इस प्रकार से ऐसे होता है। तो देखिए यहाँ पर जब नदियाँ इधर से गंगा आती है, इधर से ब्रह्मपुत्र आके जब अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती हैं, तो यहाँ पर एक विशाल जंगल है जिसे हम लोग सुंदर वन का जंगल कहते हैं। और ये सुंदर वन का जंगल जो है ये आपका तटीय क्षेत्र में काफ़ी इलाका में पड़ता है। तो यहाँ आपका मैंग्रोव वन है। तो भारत में मैंग्रोव वन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई गई है तो पश्चिम बंगाल के इलाके में, क्योंकि यहाँ पर पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42। सवाल कहता है कि किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने, सती, बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए, जिन्हें हम लोग भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं? तो ये सवाल में ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। इसमें तो आपका ऑप्शन टिक मिटाया नहीं गया है, आपको पता चल गया कि इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब आपका यहाँ गलती से आपको नहीं मिटाया गया है, इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। याद रखिएगा, भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है किन्हें? तो वो है राजा राम मोहन राय। तो इन्हें 6 से 7 भाषाओं का ज्ञान था। सती प्रथा का उन्मूलन विलियम बेंटिक के साथ मिलकर, सती प्रथा का जो मतलब उसका उत्थान जो किए थे, उसे हटाए जो थे विलियम बेंटिक से मिलकर, तो ये व्यक्ति का नाम है क्या? तो राजा राम मोहन राय। ये बात आपको याद रखना है। और सती प्रथा का उन्मूलन हुआ है कब? तो 1828 में। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी अगर कोई पूछता है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा अकबर दो। ये सभी सवाल बाकी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, इसीलिए आपको बताया जा रहा है। बाकी जो यहाँ महापुरुषों का नाम है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका नाम आता है आपका किसमें? तो विधवा पुनर्विवाह में। स्वामी दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो का नारा के साथ इनका नाम आता है आर्य समाज 1875। स्वामी विवेकानंद का नाम तो शिकागो के धर्म संसद के लिए आता है और इनके जन्मदिन पर 12 जनवरी को युवा दिवस भी मनाया जाता है इनके लिए भी, और इनका योगदान तो आपको पता भी है, बाकी जानने का मौका आपको फिर मिलेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। सवाल कहता है कि 1950 के मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई। मूल संविधान में सिस्टम बनाया गया कि एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और कितने बाकी अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं, इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेवारी संसद पर छोड़ दी गई थी। देखिए शुरू में एक और कितने थे वो आपसे पूछा गया, अभी कितने हैं? 1 + 33, यानी एक होता है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बाकी जो होते हैं वो आपका अदर जस्टिस होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के ही जस्टिस होते हैं। तो 33 और 1 34। उस दौरान कितना था ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन आपका 17 है, 7 है, 14 है और 11 है। तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 43 का, उसका सही जवाब आपको 7 है, ये आपको याद रखना है। तो शुरू में आपका कितना था? तो 1 + 7। अब कितना है? तो 1 + 33। ये बात आपको हर हाल में याद रखनी है, अभी का भी और उस दौरान का भी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। सवाल कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन
ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित की गई। यानी पंचायती राज व्यवस्था भारतीय किस संविधान संशोधन में लागू किया गया? 71वां, 74वां, 73वां, 63वां। तो इसका जो सही जवाब है, ऊपर भी आपको अभी बताया गया था, ये है आपका 73वां संविधान संशोधन, जो हुआ है आपका कब? 1993 में। इसके तहत क्या जोड़ा गया है? तो इसके तहत संविधान में एक भाग जोड़ा गया है जो कि है आपका 9A, एक अनुसूची जोड़ा गया है जो कि आपका कौन सा है अनुसूची? तो अनुसूची है आपका 11, और यही संविधान संशोधन से लागू हुआ है आपका PRI यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो पंचायती राज संस्थाएं लागू हुई है 73वां संविधान संशोधन के तहत। इसका जो लागू होने का डेट है ये आपका है 24 अप्रैल, और इसी वजह से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 45। सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है? ये भूतापीय ऊर्जा क्या होता है इसे आप पहले समझें। मान लिया जाए ये आपका धरती है। धरती के अंदर आपको पता है कि हर एक 32 मीटर आप जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान बढ़ता है। हर एक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। अब देखिए नीचे जाने पर तापमान आपका बढ़ रहा है। आपको पता है भौम जल में बहुत सारे, भौम में आपका जल भी हैं, वे जल हाई टेम्परेचर पर वाष्प भी बन सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत सारे वाष्प हैं, और वे वाष्प को अगर हम लोग ट्रेस कर लें तो उसे धरती से हम लोग निकाल सकते हैं, और निकालने से उन भाप के मदद से, उन वाष्प के मदद से हम लोग टरबाइन घुमा सकते हैं, यानी जनरेटर चला सकते हैं, और वही ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। तो बात यह है कि भारत में जो भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है वो जगह कौन सा है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपका क्या क्या है? मणिकर्ण, तारापुर, बोकारो और कोलकाता। तो इसका जो सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो आपका है मणिकर्ण। तो मणिकर्ण भी जिसको बोलते हैं, 2 जगह आपका फेमस है, एक है आपका हिमाचल प्रदेश का मणिकर्ण और लद्दाख का पुगा घाटी। तो ये दोनों जगह आपका प्रसिद्ध है जो कि भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल हो सकता है या फिर है, क्योंकि यहाँ भी अभी विकसित नहीं है उतना। अगला प्रश्न, सवाल कहता है कि पोंगल के त्योहार के दौरान लोगों द्वारा किसकी पूजा की जाती है? भगवान शिव, चंद्रमा, माँ दुर्गा या शिव? तो सूर्य। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है सूर्य। पोंगल त्योहार जो उत्तर भारत में आपका मनाया जाता है मकर संक्रांति, उसी के समतुल्य मान लीजिए ये तमिलनाडु में मनाया जाने वाला त्योहार है जिसमें सूर्य की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहता है? निम्न में से किसे इस्लाम धर्म के संस्थापक माना जाता है? पैगंबर यूसुफ, पैगंबर नूह, पैगंबर मोहम्मद, पैगंबर अब्राहम। तो इसका जो सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो आपका क्या होगा? इस्लाम धर्म के संस्थापक में तो ये आपको भी पता है, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, अर्थात पैगंबर मोहम्मद साहब। तो क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, सवाल है निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है? तो 51A के अंतर्गत आने वाले मतलब कौन कौन से अनुच्छेद हैं उसे हम लोग, हालांकि पिछला सवाल में और भी एक्सप्लेनेशन देखा जा सकता था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 51A के तहत मौलिक अधिकार, संस्कृति शिक्षा का अधिकार, मौलिक कर्तव्य, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो यहाँ आपका मौलिक कर्तव्य आता है 51A के तहत। 51A आपका मौलिक कर्तव्य है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे संविधान में आपके 22 भाग हैं, तो 22 भाग में आपका पहला आपका संघ राज्य क्षेत्र होता है, दूसरा आपका नागरिकता, तीसरा मौलिक अधिकार, चौथा नीति निर्देशक तत्व, और जो 4 या 4A जो होता है यही आपका होता है क्या? तो मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों की संख्या आपको पता है वर्तमान में 11 है, मूल संविधान में 0, और जब जोड़ा गया तब कितना जोड़ा गया था? तो 10 जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जवाब क्या होना चाहिए? तो वो जवाब आपका होना चाहिए मौलिक कर्तव्य, क्योंकि अधिकार की बात 51A में नहीं है। अधिकार की बात है 12 से लेकर आपका 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकार की बात की गई है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49। सवाल ये कहता है कि जून 2022 तक, यहाँ भी जानबूझ के सवाल में ऐसे जोड़ा जाता है ताकि करंट में अगर कोई बदलाव हो तो कोई इशू ना हो। इनमें से किस राज्य में पंचायती राज संस्थान मौजूद नहीं थे? जिसमें अभी भी नहीं है, तो किस राज्य में? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश? तो क्वेश्चन नंबर 49 का जवाब क्या होगा वो हम लोग देख ले। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जवाब आपका है नागालैंड। तो नागालैंड में पंचायती राज संस्थान व्यवस्था लागू नहीं है। ये राज्य कौन है? ये राज्य नागालैंड है।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। सवाल कहता है कि भारतीय राजभाषा अधिनियम किस साल पारित किया गया, 53, 73, 63 या 36। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जवाब आपका क्या हो जाएगा, तो वह है आपका 1963। भारतीय राजभाषा अधिनियम 1963 में लागू किया गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51। सवाल कहता है कि एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर कहाँ के संरक्षित उद्यान क्षेत्र में निवास करती है, यानी एशियाई क्षेत्र कहाँ है, गिर उद्यान, बलपखरम राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, अनामुड़ी शोला राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो सही जवाब है गिर जो है वह आपका शेर के लिए तो सबसे ज़्यादा फेमस है, खास करके एशियाई शेर के लिए, इसीलिए ये सवाल में कोई कन्फ्यूजन हम लोगों को नहीं रखना है। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21। तो जब भी बात आएगा जीवन के अधिकार के बारे में तो आपको याद रखना है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार से संबंधित है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये सही जवाब है। आर्टिकल 21 कभी भी कोई भी सरकार आए छीन नहीं सकती, क्योंकि आपको जीने का हक कोई नहीं छीन सकता। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53 है। देख सकते हैं 18 अगस्त 2022 का सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। सवाल है औपनिवेशिक भारत की भारतीय आबादी का लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था के कौन क्षेत्र पर निर्भर था, यानी औपनिवेशिक काल यानी 1947 से पहले 85% आबादी क्या करता था, हस्तशिल्प, परिवहन, कृषि या आतिथ्य और अचल संपत्ति, यानी सब कुछ उन लोग का रियल एस्टेट बिजनेस था। तो क्या था 53वां का जवाब आपका क्या हो जाएगा, आप गेस भी कर सकते हैं। बहुत आसान सा सवाल है। सबसे पहले लोग भारतीय लोग तो खेती पर ही आश्रित थे, इसीलिए भारत को किसानों का देश भी कहा भी जाता है। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 54। सवाल कहता है बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राम मोहन राय के द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय का बात पहले भी आया था। आत्मीय सभा, धर्म सभा, प्रार्थना सभा, आर्य समाज। तो आर्य समाज का स्थापना तो आपका दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। चलिए सही जवाब की ओर ही चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 जो आपका है उसका सही जवाब आपका हो जाएगा आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। सवाल कहता है कि कुसुम, शीशम, खैर, अर्जुन और शहतूत किस प्रकार की वनस्पति है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार, पर्वतीय, मैंग्रोव या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। तो जो कुसुम, शीशम, खैर, अर्जुन और शहतूत, शहतूत जिसे हम लोग कॉमन लैंग्वेज में तूत भी बोलते हैं, तो ये किस प्रकार के हैं। तो बात यह है कि ये सब पत्ते झड़ने वालों में से है, तो सदाबहार तो नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ कि इसका सही जवाब आप सही जा रहे हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ही इसका सही जवाब है, क्योंकि ये पत्ते झड़ने वालों में से हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56। सवाल कहता है कि नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी गरीबी सूचकांक 2021 जारी किया था। इनमें से भारत का कौन राज्य सबसे गरीब है 2021 के अनुसार। तो हिमाचल प्रदेश, झारखंड, बिहार या छत्तीसगढ़। तो देखिए जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI 2021, तो इसके तहत गरीबी को मापने के लिए बहुत सारे आयाम को बराबर रूप से लिया गया था। शिक्षा को, स्वास्थ्य को, पैसे को, बहुत कुछ चीज़ को, सफाई को। तो इसमें से जो सबसे गरीब राज्य निकला है वो आपका निकला है उस दौरान से बिहार। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था। नियोजित मतलब प्लान्ड, यानी जो बसाया गया शहर था। दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, इस्लामाबाद या आगरा। तो सबसे पहले जो बसाया गया शहर था वो कौन था मुगल काल के द्वारा। तो वो शहर आपका है फतेहपुर सीकरी, जो कि बसाया गया था किसके द्वारा, तो अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58। सवाल यहाँ कहता है कि आय में इकाई वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रत्याशित खपत में वृद्धि की दर को क्या कहते हैं। तो आय जब बढ़ता है तो कंजप्शन बढ़ता है, यानी उपभोग बढ़ता है। आय जब बढ़ता है तो लोग ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं चीज़ों को, ज़्यादा चीज़ें लेने लगते हैं। तो इससे क्या कहते हैं, औसत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति, औसत बचत प्रवृत्ति या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो इकाई वृद्धि का बात किया है, यहाँ कुल का बात नहीं किया है। तो इकाई वाला जब भी बात आएगा तो इकाई वाला बात आने से आपका सीमांत तरफ ज़्यादा जाता है। और यहाँ उपभोग का बात किया गया है, बचत का नहीं। अगर बचत का बोलता तो बचत वाला जाता सीमांत बचत, लेकिन उपभोग का बोला गया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये होगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति।
ये आपका है आय में इकाई वृद्धि के परिणाम स्वरूप जो प्रत्याशित खपत जो बढ़ता है। अगला प्रश्न, सवाल यहाँ क्या कहता है वो हम लोग देख ले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ 5R नीडेड टू बी फॉलोवेड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सतत विकास के लिए जो 5R हैं, जिसमें रीयूज, रीड्यूस, रीफ्यूज, रीसाइकल ऐसे कुछ रहते हैं, तो ये सब 5R में आपका कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 59। तो यहाँ कौन सा नहीं है, तो इसका जवाब आपका जो हो जाएगा वो आपका रीजनरेशन। तो ये आपका 5R में नहीं है। तो 5R में जैसे ऐसे क्या होता है, रीयूज होता है आपका, यानी कोई भी चीज़ का दोबारा यूज कीजिए। रीड्यूस होता है दोबारा उत्पादन कीजिए। रीफ्यूज होता है काम नहीं है तो इनकार कीजिए। रीसाइकल होता है आपका मतलब दोबारा पुनः चक्रित कीजिए। रीपर्पस होता है, रीपर्पस मतलब दोबारा उसको इस्तेमाल में लाने का कुछ उपाय लगाइए। तो ये सब आपके 5R हैं, तो रीजनरेशन उसमें से तो नहीं है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 60। सवाल ये कहता है कि 2022 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न में से कौन सा देश दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक है, यानी सबसे ज्यादा खीरा को दूसरे देश में सप्लाई करने वाला कौन सा देश है। तो इसका सही जवाब चीन, कनाडा, भारत और अमेरिका में कौन सा है, तो सही जवाब आपका क्या है, तो वह आपका भारत। भारत खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 जो है आपका, इसमें से क्या कहता है वो देख ले। निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर का उपचार करने के लिए सबसे अधिक दवाई है, सबसे अधिक उपाय है। आलूकम, सर्पगंधा, नौमल्लिका या रजनीगंधा। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका क्या है, वो हम लोग देख लेते हैं। चारों ऑप्शन आप देख चुके हैं, इसका सही जवाब है आपका सर्पगंधा। तो सर्पगंधा जो है ये रक्तचाप का इलाज करने के लिए एक फेमस उपाय है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 62। ये सवाल रेलवे के एग्जाम में 5 बार से ज़्यादा बार पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन है 2020 में किन दो बैंकों का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक, आंध्र बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, सिंडिकेट, इलाहाबाद, देना और विजया। तो देखिए पंजाब नेशनल बैंक में जिन बैंकों का विलय हुआ है उनमें से आपका जो है ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है। ये दोनों को अब पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया है, अर्थात ये दोनों अब पंजाब नेशनल बैंक के हिस्से हैं। पहले आपको बैंकों की संख्या आपका 21 था और 21 को आपको 12 कर दिया गया है, जिसमें विलय किया गया है। तो विलय कब किया गया है, 2020 में। हालांकि प्रोजेक्ट है कि 12 को आपको 5 करने का, लेकिन ये कब होता है देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 63। सवाल है कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म, लघु और मध्यम यानी MSME क्षेत्र में वृद्धि विकास सहायता करने के लिए परियोजनार्थ भारतीय संसद के एक अधिनियम 1990 के तहत स्थापित एक वित्तीय संस्थान है। यानी कौन छोटे, लघु और मध्यम इकाई की वृद्धि के लिए एक संस्था है जो कि खास तौर से छोटे उद्योगों के लिए काम करती है। FSDC, SIDBI, MSS या NBFC। तो इसका जो सही जवाब जो है आपका वो आपका क्या है, तो वो आपका है SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका पूरा नाम से ही समझ में आपको आ जाता होगा कि स्मॉल इंडस्ट्रियल यानी छोटे उद्योग, और उसके बाद डेवलपमेंट यानी विकास, और बैंक ऑफ इंडिया अर्थात भारत का बैंक। तो ये आपको इसका फुल फॉर्म से ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका काम क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जवाब क्या है, तो SIDBI है, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 64। सवाल कहता है निम्न प्रसिद्ध चर्चों में से कौन सा अपने स्थान से सुमेलित नहीं है। तो सांता क्रूज कोच्चि, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस गोवा, सेंट जॉन इन द वाइल्डरनेस चर्च पांडिचेरी, सेंट पॉल कैथेड्रल कोलकाता। तो इसमें से आपको असुमेलित पता लगाना है। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है सेंट जॉन इन द वाइल्डरनेस चर्च पांडिचेरी, यही आपका असुमेलित है। बाकी सांता क्रूज बेसिलिका कोच्चि में है, सुमेलित है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस गोवा सुमेलित है। सेंट पॉल कैथेड्रल कोलकाता ये भी आपका सुमेलित। और जो आपका असुमेलित है ये आप अनएक्सपेक्टेड जगह देखा जाए तो ये आपका उत्तर भारत में है, उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश में है। तो इसीलिए ये सभी के सभी आपका अलग अलग जगह के हैं। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश के देहरादून आसपास का है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 65। सवाल कहता है कि जब नदी का पानी चैनल के बाहर नदी के तटों का अपरदन करती है तो नदी में बनने वाले मोड़ को क्या कहते हैं। गुम्फित चैनल, विसर्प या वितरिकाएं या सहायक नदी।
तो सवाल आपसे ये पूछा गया है नदियों से संबंधित स्थलाकृति के बारे में। तो ये जो सवाल है इसे हम लोग समझते हैं। जब नदियाँ चैनल के बाहर तटों का अपर्दन करती हैं, जैसे मान के चलिए नदी ऐसे आपका जा रहा है, अब जाने के दौरान आपका इधर अगर अपर्दन हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अपर्दन होने के बाद ये मुड़ सकता है, और मुड़ने के बाद अगर ये फिर से अगर सीधे जा रहा है और यहाँ चैनल के बाहर यानी इधर के बजाय इधर अपर्दन अगर आपका हो रहा है तो ये आपका सीधे आपका चला जाएगा, और ऐसे में आपका क्या बनेगा, तो ऐसे में आपका विसर्प आपका बन सकता है, साइड में आपका विसर्प बनेगा जब भी आपका ऐसा अपर्दन होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका विसर्प है। हालांकि इसका डिटेल हम लोगों को देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन फिर भी 100 क्वेश्चन आपको करना है तो केवल नॉर्मल आपको ऐसे ही बताया गया, जिसमें आपका विसर्प बनता है वो आपका जो मोड़ बनता है, मोड़ जो बनता है उसे विसर्प कहते हैं। आपको अभी यही याद रखना है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 66। सवाल कहता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने किया? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस या दयानंद सरस्वती। तो क्वेश्चन नंबर 66 जो है इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई, जो कि अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के याद में यानी उनके नाम पर किया गया है, लेकिन स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसका स्थापना किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। बांध पुनर्वास सुधार परियोजना किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन 2012, 2009, 2021, 2002। तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 67 का वो आपका है ऑप्शन ए अर्थात 2012 में बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना लागू किया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68। सवाल यहाँ कहता है कि भारत में पहली बार मारुति 800 कार लॉन्च करने के लिए भारत सरकार और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के बीच किस वर्ष एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो भारत में 800 जो मारुति कार है वो लॉन्च कब के एग्रीमेंट के तहत लॉन्च हुआ है ये आपको बताना है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 68। तो ऑप्शन आपका क्या दिया है? 1978, 1998, 1986, 1982। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है 1982। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69। सवाल आपका कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243E पंचायत के किस विशेषता संबंधित है? पंचायत की संरचना, सीट का आरक्षण, पंचायत का गठन, पंचायत की अवधि। तो जो 69 का जो आपका सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो इनमें से आपका है पंचायत की अवधि। तो पंचायत की अवधि जो है वो आपका कितनी होती है? तो वो आपका होती है चुनाव से 5 ईयर। हालांकि अगर 5 ईयर से पहले जो भी मुखिया या जो भी सदस्य हैं उनका अगर मृत्यु हो जाता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना कंपलसरी होता है। तो 243E जो है वो पंचायत का टेन्योर यानी अवधि से संबंधित है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 70। सवाल कहता है कि भारत का पहला गणतंत्र दिवस इनमें से किस वर्ष मनाया गया था? तो जो 26 जनवरी को मनाया जाता है वो सबसे पहले कब मनाया गया? 47, 49, 50 या फिर 48। तो इसका जो सही जवाब आपको भी अंदाजा लग गया होगा, जो कि आप जानते भी हैं। इसका सही जवाब आपका है 1950। सबसे पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया, कब मनाया गया? तो 1950 में मनाया गया। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 71। सवाल आपका कहता है कि भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना भाग में फैला हुआ है? तो धरती का क्षेत्रफल का कितना भाग में फैला हुआ है ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो धरती का क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो वो आपका है लगभग 2.3%। 2.34 जो भी कहिए, यहाँ ऑप्शन का आधार पर आप देखिए 2.3, 4.3, 6.5, 5.7 ऐसे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें आपको करीब में ही जाना है। तो करीब आपका क्या है? 2.3% एरिया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 72। सवाल कहता है बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2017, 2011, 2013 या 2015। तो बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी ये सवाल आपसे पूछा गया है। इसका सही जवाब आपका है 2015। बंधन बैंक की स्थापना 2015 में की गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73। सवाल कहता है भारतीय संविधान में कितने भाग कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखिए भारतीय संविधान में मूल रूप से जो भाग जो थे वो थे 22 और अनुसूचियां थी 8। अब यहाँ अगर अभी आप देखें तो बढ़ के आपका हो गया है 25 भाग और अनुसूची हो गया है आपका 12। तो इस आधार पर आप देखिए और ऑप्शन में आप सही तलाशिए। तो 22-10 या 25-12 या 12-25 या 10-22। तो भाग आपके कितने हैं? तो भाग आपके हो गए 25। तो भाग 25 और अनुसूचियां आपकी हो गई 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 73 का सही जवाब आपका ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74। सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 74 का कि त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम 1964 के अनुसार त्रिपुरा राज्य सभी या किसी भी आधिकारिक प्रयोजन हेतु किन भाषाओं का उपयोग वहां होगा। इस अधिनियम के अनुसार तेलुगु और लेप्चा, कोंकणी और अंग्रेजी, हिंदी और बंगाली, बंगाली और कोकबोरोक। तो देखिए त्रिपुरा का आप पहले लोकेशन जानिए। त्रिपुरा जो है आपका एक मिनट, हम लोग त्रिपुरा का एक सही हम लोग मैप बना ले। तो ये आपका जैसे सिक्किम जाता है, सिक्किम के बाद इस प्रकार से होता है आपका ऐसे। तो ये जो लोकेशन है ये त्रिपुरा का है। ये बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, इसीलिए इसका नाम त्रिपुरा है। तो जाहिर सी बात है जब बांग्लादेश से घिरा हुआ है तो यहाँ बंगाली का प्रभुत्व तो होगा ही। तो इसका मतलब जिसमें भी आपका बंगाली है उसमें तो आप जाएंगे ही। हिंदी बेल्ट तो है नहीं, इसका मतलब हिंदी का कहानी खत्म। तो जो आपका सही जवाब है वो आपका है बंगाली और कोकबोरोक। और वह कोकबोरोक जो है वो त्रिपुरा का एक मुख्य लैंग्वेज है। तो बंगाली और कोकबोरोक में वहाँ का सारा आधिकारिक प्रयोजन होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75। सवाल ये कहता है कि भारत में शिक्षा से संबंधित तमन्ना टूल किसने विकसित किया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सीबीएसई और एनसीईआरटी, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो इसका जो सही जवाब जो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का 75, तो इसका सही जवाब है सीबीएसई और एनसीईआरटी के द्वारा तमन्ना टूल शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76। सवाल हमारा ये कहता है इसमें कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। यानी राष्ट्रपति को सूचना देगा प्रधानमंत्री, इस सभी कर्तव्यों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो इससे जवाब में आपका है ऑप्शन अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 78। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है आर्टिकल 78। इस बात से संबंधित है कि राष्ट्रपति को सूचना आदि दिया जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा। यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। ये किन किन मामलों में, यह डीप मामला है, यह आपसे ऊपर ऊपर आपको समझाया गया है। अगला सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 77। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है। यानी राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करने वाली क्या है, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, सरकार का संसदीय स्वरूप या मौलिक अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 77 में आपका जो करीब का ऑप्शन है वो आपको जाना है। तो देखिए राज्य और केंद्र सभी एक दूसरे से मिल के जो रहते हैं, इस प्रकार का जो सिस्टम है उसे हम लोग संघवाद का संज्ञा देते हैं। तो यह संघवाद एक विशेषता है जिसके तहत राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78। सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सी विशेषता मरुस्थल से संबंध है, हिमोड़, जलोढ़पंख, टॉर्नपूल या बरखान। तो इसका जो सही जवाब जो है आपका मरुस्थल से संबंधित स्थलाकृति वो आपका है बरखान। तो हम लोग चलिए जानते हैं कि ये बरखान क्या होते हैं। तो ये बरखान जो हैं वो अर्धचंद्राकार आकार के बालू के टीले होते हैं। तो मरुस्थल में, रेगिस्तान में बालू के जो टीले जो होते हैं उन्हें हम लोग बरखान का संज्ञा देते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79। सवाल देखिए क्या कहता है, निम्न में से कौन सा अधिनियम कानूनी रूप से एक ग्रामीण परिवार के ऐसे वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन से अधिक वैतनिक रोजगार की गारंटी देता है जो रोजगार की तलाश में है और अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं। यानी जो काम करना चाहते हैं उनको 100 दिन का गारंटी कौन सा एक्ट देता है। अंबेडकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, नेहरू राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो इसका जो सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो है आपका मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम। तो बात यह है कि जो नरेगा जो है वो आपका शुरू किया गया था कब, तो 2005 में। 2005 के अधिनियम से 2006 आसपास में इसका शुरू हो पाया, लेकिन इसे महात्मा गांधी मनरेगा बनाया गया, महात्मा गांधी नरेगा बनाया गया 2009 में। तो 2009 वाला जो परियोजना है वो आपका बहुत ही विस्तृत परियोजना है जो कि 100 दिन का रोजगार का गारंटी देता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80। सवाल कहता है कि माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी जिसमें
माल और सेवाएं दोनों शामिल है भारत सरकार द्वारा कब से प्रभावी है? 28 फरवरी 2016, 1 मार्च 2017, 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2015। तो इसका जो सही जवाब जो आपका है वह है 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू कर दिया गया है और इसीलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81। सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तनख, आगम, हदीस या त्रिपिटक? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका त्रिपिटक। त्रिपिटक के मूल रूप से 3 हिस्से हैं। एक है आपका सुत्त पिटक जो कि बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, एक है सुत्त पिटक और एक है आपका विनय पिटक और एक है आपका अधिधम पिटक। तो सुत्त पिटक 3 हिस्से हैं, तो ऐसे त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरी। ये आपका शाब्दिक अर्थ है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि त्रिपिटक का संबंध किससे है तो वो आपका बौद्ध धर्म के धार्मिक पवित्र ग्रंथ से है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 82। सवाल यहां कहता है कि क्या मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली एक प्रकार की जल संग्रहण की प्रणाली है? जल संग्रहण की प्रणाली मध्य प्रदेश में कुल, कट्टा, सुरंगम या बंदिश? तो मध्य प्रदेश का जो प्रणाली है वो आपका क्या है? तो वो आपका बंदिश है, जो कि एक प्रकार का बांध टाइप का होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। प्रशांत चंद्र महालनोबिस यानी पीसी महालनोबिस इनमें से किसकी स्थापना की? लखनऊ विश्वविद्यालय, भारतीय विद्यावहन, मिरांडा हाउस, भारतीय सांख्यिकी संस्थान? तो इसका जो सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो आपका है भारतीय सांख्यिकी संस्थान। ये वही संस्थान है जो भारत के राष्ट्रीय आय ये सभी चीजें का आंकड़ा जारी करता है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। तो यह पीसी महालनोबिस का स्थापना किया हुआ संस्था है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। सवाल कहता है कि भारतीय संविधान में पंचायत के लिए कितने विषय सूचीबद्ध हैं? यानी पंचायती राज्य में कितने विषय शामिल किए गए हैं, ये सवाल पूछा गया है। 33, 29, 25 या 19? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का वो आपका है 29। तो इसमें 29 विषय शामिल किए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाता नगर पालिका के लिए तो वो जवाब आपका होता 18। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 85। छोटा नागपुर का पठार किस भारतीय राज्य में स्थित है? कर्नाटक, झारखंड, असम और राजस्थान? तो इसका जवाब आपको पता है कि छोटा नागपुर का पठार जो है वो आपका कहाँ स्थित है? तो वो आपका झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 86। सवाल कहता है कि विधिक मामलों पर यानी कानूनी मसलों पर राज्य सरकार को सलाह देने और विधिक स्वरूप में अन्य कर्तव्यों का पालन करने यानी राज्य सरकार का केस लड़ने के लिए कार्यकारी अधिकार किसके पास होता है? सोलिसिटर जनरल यानी महान्यायाधिकर्ता, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल? तो इसका जो सही जवाब राज्य सरकार के लिए क्या होगा, क्या ये आप लोग को बताएं। तो देखिए, केंद्र सरकार में भारत सरकार का जो मुख्य अधिकारी होता है, विधिक अधिकारी, उसे एजी अर्थात महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल कहते हैं। वैसा ही हमारा राज्य सरकार में जो व्यक्ति होता है वो कहलाता है आपका एडवोकेट जनरल, जो कि जिसे महाधिवक्ता भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा? महाधिवक्ता। जब राज्य सरकार में कोई केस करे तो महाधिवक्ता ही उधर के इनबिल्ट वकील होते हैं राज्य सरकार की तरफ से। अगला प्रश्न क्या है? सवाल कहता है आपका कि मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव कौन सा है? तो आपको गारो खासी जयंती के बारे में ऊपर भी बताया गया था। तो यहाँ गारो जनजाति का लोकप्रिय महोत्सव पोराग, नुआखाई, वांगला या याओसंग? तो इसका जो सही जवाब जो आपका हो जाएगा, मेघालय का जो गारो जयंती के द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार की अगर बात करें उत्सव का, तो वो हो जाएगा आपका वांगला महोत्सव। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88। सवाल यह है कि राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्राह्मण समाज का नेतृत्व किसने किया? आपको पता है कि राजा राम मोहन राय 1828 में सती प्रथा का उन्मूलन करने के बाद 1833 में इनका मृत्यु इंग्लैंड में हो जाता है। तो इनके बाद में ब्राह्मण समाज के नेतृत्व आखिर किसने किया? द्वारकानाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग? तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 88 है इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा वो है आपका देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्राह्मण समाज का नेतृत्व किया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89। सवाल यह कहता है कि निम्न में से कौन सा शब्द
समुद्री वातावरण में एक जलवायु स्थिति को संदर्भित करता है जिसके परिणाम स्वरूप जल निकाय आवधिक रूप से गर्म होता है। यानी समुद्र के जल को असामान्य रूप से गर्म होने की जो परिघटना है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जिससे जलवायु का एक स्थिति भी निर्माण होता है। भारत में भी इसका असर पड़ता है, एलनीनो, आलमीनो, लामीनो या लानीना। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा एल नीनो। तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, एल नीनो। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 90। सवाल यह है कि भारतीय भाषा संस्थान CIIL इनमें से किस शहर में है, हुबली, मैसूर, बेंगलोर या मंगलुरु। तो भारतीय भाषा संस्थान का जो लोकेशन पूछा गया है तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा मैसूर, जो कि कर्नाटक का पुराना नाम, यानी मैसूर तो अभी वर्तमान शहर है और कर्नाटक का पुराना नाम मैसूर हुआ करता था। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 91। भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई है 2 अक्टूबर 1975 को। तो इसका जो अधिनियम कब पारित किया गया ये सवाल पूछा गया है। तो 1996, 66, 86 या 76। तो जब 75 में स्थापना हुआ है तो आप 75 के ही करीब रहेंगे। तो आपका जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है आपका 1976। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 92। किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, रानी लक्ष्मीबाई। तो इसका जो सही जवाब है पराक्रम दिवस, जो कि मनाया जाता है आपका कब, 23 जनवरी को। तो ये है बोस जयंती, यानी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म तिथि है, जयंती, तो वही दिन मनाया जाता है आपका क्या, तो पराक्रम दिवस। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 93। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है। भाग 7, भाग 9, भाग 8, भाग 6। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका होगा क्या, तो भाग 9। तो भाग 9 में पंचायती राज का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 94। विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित करने हेतु भारत सरकार कौन सा कदम नहीं उठाया है। विदेश का कंपनी ज्यादा से ज्यादा यहां अपना पूंजी फंसाए, इसके लिए भारत सरकार कौन सा कदम नहीं उठाया है, ये सवाल पूछा गया। श्रम कानूनों में लचीलापन, ये चीज तो बिल्कुल किया है कि श्रम कानून को ढील दिया है ताकि बाहरी लोग आए। SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किया है। उत्पादन इकाइयों को 5 साल के लिए करों का भुगतान नहीं करना पड़ता है, तो इससे विदेशी कंपनियां अट्रैक्ट होती हैं। तो ये कदम भी आपका उठाया गया है। कराधान प्रणाली में लचीलापन, ये नहीं कर सकता है गवर्नमेंट, क्योंकि ये गवर्नमेंट का मुख्य आय का एक स्रोत है। विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए जा रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये तो है ही आपका ऑप्शन नंबर 2 में भी आपका था। तो इस प्रकार से देखें तो आपका ये ऑप्शन आपका सही जा रहा है। कराधान प्रणालियों में लचीलापन, यही कदम सरकार ने उठाया है और उठाएगा भी नहीं। अगला प्रश्न है सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है। तो सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, लद्दाख या सिक्किम। तो इसका जो सही जवाब सिंधु दर्शन, सिंधु नदी देखिए कि इनमें से कौन सी राज्य से होकर गुजरती है, वो आपका सही कुल्लू आपको देखे जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये है आपका लद्दाख। लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है जहां से सिंधु नदी होकर गुजरती है, सिंधु दर्शन उत्सव वहां मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 96। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किसकी सिफारिश से जोड़ा गया था। संघ संविधान समिति, स्वर्ण सिंह समिति, प्रांतीय संविधान, संघ शक्ति समिति। तो इसका कहानी आप पहले जानिए। भारत में जो मूल संविधान जो लागू होता है वो आपका कब है, तो 26 जनवरी 1950। तो 1950 के दौरान मूल कर्तव्य एक भी नहीं थे। और जब 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, तो उस दौरान सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में नया भाग 4A, नया आर्टिकल 51A जोड़ा गया और उसमें से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका सही जवाब आप क्या हो जाएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। अगला सवाल है कि हिमालय में किस फूल में, किस पुष्प में प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, इसलिए यह खरोचों को ठीक करने में मदद करता है। रिसिनस, पार्थेनियम, ब्रह्मा कमल या धतूरा। तो इसका जो सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो क्या होगा, वो हम लोग देखते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ब्रह्मा कमल। इसका खासियत क्या है कि यह खरोचों को ठीक कर सकता है, इसमें एंटीसेप्टिक गुण पाया जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 98। किसके उपयोग से पर्यावरण अनुकूल कैरी बैग से तैयार किए जा सकते हैं। कांच, प्लास्टिक, कागज या रबड़। यानी किसे पर्यावरण डिग्रेड करेगा, किसे कौन सा जैव निम्नीकरणीय है, यही आपसे मूल रूप से सवाल है। तो देखिए इन सभी में कागज ही आपका बेस्ट है।
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 99। अच्छा, ये सवाल आपका दोबारा आ गया है, ये सवाल दोबारा आया हुआ है, कोई बात नहीं, गलती से आया है। हिमालय के किस फूल में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं? तो आपको पता चल गया कि इसका सही जवाब क्या है, तो ब्रह्मा कमल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 100। सवाल ये है, जियोमॉर्फोलॉजी जो भौतिक भूगोल की एक शाखा है, इसमें से किस क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है? पानी का, भू आकृति का, वायुमंडल का या मृदा का? तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा, जियोमॉर्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये है आपका भू आकृति का अध्ययन जियोमॉर्फोलॉजी कहलाता है, जो कि भौतिक भूगोल का एक हिस्सा है। तो ये रहा आपका 100 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन का सीरीज हमारा खत्म हुआ। तो 100 क्वेश्चन में आपका कितना सही हो सकता है? 100 सवाल जो कि टॉप प्रीवियस ईयर थे, जो कि आपका कब से कब तक है, आप डेट भी देख सकते हैं, 17 अगस्त से 22 अगस्त का सेकंड शिफ्ट तक। अब 22 अगस्त के थर्ड शिफ्ट से आगे जो सवाल पूछे गए थे, उनका हम लोग अगले 100 क्वेश्चन में हम लोग कवर करेंगे। और ऐसे करके आपको आए हुए जीके के सारे सवाल आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। तो चलिए बने रहें, अगले वीडियो का इंतजार करें। बाकी जो वीडियो आ रहे हैं उसे आप लोग देखें और बाकी ज़रूरतमंद लोगों तक इसे ज़रूर बताएं। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें ताकि हमारे चैनल को रीच भी मिले और बाकी और भी ज़रूरतमंद देखें और हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। तो धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जैसा भी हो आपका डिमांड बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में।